दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज को लेकर आया हूं जिसको लेकर पूरे इंटरनेट पर बवाल मचा हुआ है। हालांकि कई लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे एक कहानी की तरह नरेट किया है, जबकि मैं इसको एक केस की तरह एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्योंकि मैंने खुद काफी लंबे वक्त तक इस केस पर आज से कई साल पहले रिसर्च की थी, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी अनकवर करूंगा जो इस सीरीज में दिखाई ही नहीं गई। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस सीरीज को पूरा देखना और कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सीरीज का नाम, इसकी सभी रेटिंग्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये सीरीज। तो एपिसोड 1 की शुरुआत जुलाई सन 2016 से होती है, जहां नई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में गौरव तिवारी की बॉडी का पोस्टमार्टम चल रहा होता है। सभी टीवी चैनल्स पर उनकी मौत को लेकर खबरें चल रही थी, सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश तक। यहाँ पर फॉरेंसिक डॉक्टर का कहना था कि गौरव की मौत दम घुटने से हुई है, ठीक वैसे ही जैसे कोई आदमी फांसी लगाता है। लेकिन एक चीज उस डॉक्टर की समझ से परे थी कि गौरव की मौत बाथरूम में नहाते वक्त हुई थी। तो जब बाथरूम की छत इतनी ऊपर थी ही नहीं, तो आखिर उसने खुद को फंदा कैसे लगाया होगा। लेकिन एक सवाल इससे भी बड़ा था कि मान लिया जाए कि गौरव ने फांसी लगाई थी, तो उसके गले पर उंगलियों के निशान कैसे आए। आखिर कोई आदमी अपना ही गला कैसे घोंट सकता है। मतलब फिजिकली ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जब भी कोई आदमी खुद का गला घोंटेगा तो जैसे ही वो फेंट होगा, उसके हाथ लूज हो जाएंगे और ऑक्सीजन सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी, जिससे कि वो मरेगा ही नहीं। खैर, अब ये सवाल सिर्फ उन डॉक्टर्स को नहीं बल्कि दूसरे मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी परेशान कर रहे थे। अब यहाँ से कहानी सीधे 10 साल पीछे जाती है, जून सन 2006 में, जहाँ अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद गौरव का फैसला था एक पायलट बनने का, जिसकी ट्रेनिंग के लिए वो बहुत ही जल्द शेयरवुड फ्लाइंग क्लब जाने वाले थे, जो कि नॉटिंघम यूके में था। उस ट्रेनिंग के बाद उनका प्लान था लंदन जाने का, जिसके बाद वो एक प्रोफेशनल रजिस्टर्ड पायलट बनने वाले थे। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि आज गौरव अपने दोस्त के साथ एक हाउस पार्टी अटेंड करते हैं, जो उन्हीं के एक दोस्त पैगी के घर पर रखी गई थी। उस समय गौरव का भूत प्रेत से कोई लेना देना नहीं था और वो इन सब चीजों में बिलीव भी नहीं करते थे। हाँ, हालांकि भूत प्रेत की कहानियां सुनना और हॉरर शो देखना उनको पसंद था। तो आज की पार्टी में ये सभी दोस्त विजी बोर्ड गेम ट्राई करते हैं। ये गेम काफी खतरनाक था, क्योंकि कोई भी इसको लेकर सीरियस नहीं था, बस सब मजाक मजाक में खेल रहे थे। फिर सब सोचते हैं कि आखिर किसकी आत्मा से बात की जाए, किसको बुलाया जाए। तो आखिर में डिसाइड होता है कि ये घर पैगी का है, तो उसकी दादी को बुलाते हैं, क्योंकि ये लोग लॉजिक लगाते हैं कि घर उनका है तो वो जल्दी ही आ जाएंगी। इस तरह गेम शुरू होता है और सभी दादी का नाम पुकारकर उन्हें बुलाने लगते हैं, जिनका नाम था कुसुम कुमारी देवी। यहाँ पर सभी दादी का नाम तो ले रहे थे, लेकिन साथ में हंसी मजाक भी चल रही थी। लेकिन तभी अचानक उनका प्लेनचेट हिलने लगता है, यानी दादी की आत्मा वहां आ जाती है और विजी बोर्ड के थ्रू कम्युनिकेट करती है। हेलो बच्चों, मैं हूँ कुसुम कुमारी देवी। ये देखकर अब सभी डर जाते हैं और एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। पर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, पैगी की दादी गौरव को प्रोजेस कर लेती है और कहती है कि तुम लोगों ने मेरे घर में कितनी गंद मचा रखी है। आए दिन पार्टी करते हो, लेकिन घर को साफ नहीं करते, यहाँ तक कि मेरा गार्डन भी खराब कर दिया। इसके बाद दादी पैगी की तरफ देखकर कहती है कि तूने मेरी पुश्तैनी कप सेट में से 2 कप तोड़ दिए, तो कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा पप्पू ही रहेगा। ये देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सभी वहां से बस भागने ही वाले थे कि तभी गौरव एकदम से हंसने लगता है कि मैं तो प्रैंक कर रहा था। सब लोग ये देखकर कहते हैं कि भाई तू ये काम छोड़ और एक्टिंग का काम पकड़ ले, क्योंकि तूने तो हमारी जान ही निकाल दी। पर यहाँ पर सभी लोग हंस रहे थे सिवाय पैगी के, क्योंकि उसके चेहरे पर दादी का डर साफ झलक रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद पैगी गौरव के पास जाता है और उसे अकेले में बात करने के लिए ले जाता है। यहाँ पैगी उससे पूछता है कि भाई तू क्या सच में एक्टिंग कर रहा था। तो गौरव कहता है हाँ, क्यों, क्या हुआ। जिस पर पैगी थोड़ी देर शांत रहते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो तुझे मेरी दादी की उस पुश्तैनी कप सेट के बारे में कैसे पता, जो मुझसे गलती से टूट गया था। तो गौरव कहता है कि तूने ही बताया होगा कभी, और कौन बताएगा। तो पैगी कहता है ठीक है, हो सकता है, लेकिन पप्पू वाली बात का तुझे कैसे पता, वो तो मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की। तो गौरव वापस से कहता है कि तूने ही बताया होगा भाई, इसीलिए मुझे याद होगा। तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है।
तो पैगी कहता है, नहीं यार, मैंने तुझे ये कभी नहीं बताया, चल मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। इसके बाद वो गौरव को अपनी दादी का फोटो दिखाता है जिसमें उनकी इंडेक्स फिंगर नहीं थी। पैगी कहता है कि देख, इसमें मेरी दादी की इंडेक्स फिंगर नहीं है। गौरव कहता है, हाँ तो पैगी कहता है कि भाई, जब तू मेरे बारे में उस वक्त बोल रहा था तो तूने भी अपनी इंडेक्स फिंगर को बेंड कर लिया था, जैसे वो हो ही ना। अब ये सुनकर गौरव भी हैरान हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। क्या इसका मतलब ये था कि दादी की स्पिरिट सच में उसके अंदर आई थी? खैर, अब सीन शिफ्ट होता है जहां गौरव को हम लंदन में पायलट ट्रेनिंग लेते हुए देखते हैं। अब इसी बीच ट्रेनिंग सेशन में एक दिन प्लेन के इंजन में खराबी आ जाती है और गौरव को समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। अब उनका प्लेन क्रैश होने ही वाला था कि तभी उनके पीछे वाली सीट से एक आदमी उन्हें आवाज लगाकर कहता है कि रेड नॉब को ठीक से पुल करो। और यह सुनकर गौरव ठीक वैसा ही करता है और आखिर में किसी तरह प्लेन को स्टेबल करके लैंड करा लेता है। प्लेन के लैंड होते ही उसे उस आदमी का ख्याल आता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। इस चीज से गौरव एकदम से शॉक हो जाता है कि ये आदमी कहाँ गया, अभी तो यही था। वो खुद को समझा रहा था कि ये कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि उसके साथ जो हुआ वो सच था। इसलिए अब यही बात वो अपनी कलीग विक्की को बताता है, जो पूछती है कि कौन आदमी था, जिस पर वो कहता है कि एक बूढ़ा सा पायलट था। उसने बताया कि रेड नॉब को ठीक से पुल करो, वो अटका हुआ है। तो मैंने ठीक वैसा ही किया और प्लेन स्टेबल हो गया। अब जैसा कि गौरव भूत प्रेत में बिलीव नहीं करता था, लेकिन ये क्या था वो गौरव को पता करना था। इसके बाद उस प्लेन की टेक्निकली जांच की जाती है, जिसमें पता चलता है कि जो नॉब था वो किसी पुराने क्रैश प्लेन का था। और जब गौरव उस पुराने प्लेन के आर्टिकल को देखता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस क्रैश में मरा हुआ पायलट वही था जिसे गौरव ने देखा था। अब ये चीज गौरव के दिमाग को झंझोड़ देती है, क्योंकि जवाब एक भी नहीं मिल रहा था, जबकि सवाल खड़े होते जा रहे थे। लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि आखिर इन सवालों के जवाब के लिए वो मिले किससे, क्योंकि लंदन में ऐसा कौन होगा जो उसकी इस बात को समझेगा। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि लंदन में एक जगह है जो भूतों को साइंस के नजरिए से देखते हैं, और उस जगह का नाम है द चर्च ऑफ मेटाफिजिकल एंड ह्यूमनिस्टिक साइंस। तो 14 जनवरी 2007 को वो वहां जाता है और उसकी मुलाकात जूलिया नाम की लेडी से होती है, जहां उस लेडी के साथ उसका असिस्टेंट भी था। अब गौरव उन्हें दादी वाली और प्लेन वाली पूरी कहानी सुनाता है, लेकिन वो दोनों उस पर बिलीव नहीं करते और इसे महज भ्रम बताते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि डर के माहौल में लोगों को ऐसे भ्रम हो जाते हैं। पर गौरव का कहना था कि उसे किसी चीज से डर नहीं लगता और ये एहसास उसे डर की वजह से नहीं बल्कि रियलिटी में हुए हैं। तो अब जूलिया सच जानने के लिए कि गौरव को डर लगता है या नहीं, वो उसे एक टास्क देती है। वो लोग उसे एक हॉन्टेड हॉस्पिटल में भेज देते हैं, जहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी का मेन सोर्स वहां के मुर्दा घर का फ्रीजर नंबर 10 माना जाता था। अब गौरव उसके अंदर अकेले EMF मीटर लेकर जाता है, जहां उसी फ्रीजर नंबर 10 के पास उसे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है और किसी की प्रेजेंस भी फील होती है, जबकि कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर हम देख पाते हैं कि उसके पीछे एक लेडी की आत्मा खड़ी है, जो एक पल के लिए दिखकर फिर से गायब हो जाती है। इसके बाद पता नहीं गौरव को क्या सूझता है, वो खुद फ्रीजर नंबर 10 में लेट जाता है और अचानक फ्रीजर अपने आप लॉक हो जाता है। अब सोचिए, आप लोगों को सुनने में इतना डर लग रहा है तो गौरव के अंदर कितनी हिम्मत रही होगी। इसके बाद अंदर गौरव थोड़ी देर शांत रहता है और इतने में उसे ऊपर से एक लड़की की स्पिरिट दिखाई देती है, पर यह देखकर भी वो घबराता नहीं और कहता है, मॉरीन, ये मैं हूं गौरव, एंड आई एम हियर टू हेल्प। उसके ऐसा बोलते ही अचानक वो लॉकर खुल जाता है और वो बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो देखता है कि उसके साथ उस लॉकर में एक ब्रेसलेट भी रखा है, जो उस वक्त नहीं था जब वो अंदर गया था। यानी ये ब्रेसलेट उसी स्पिरिट के द्वारा रखा गया था, क्योंकि गौरव ने उसे मदद करने का वादा किया था। अब बाहर आकर जब गौरव अपने एक्सपीरियंस के बारे में उस जूलिया को बताता है तो वो ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले जिसने भी उस लड़की की स्पिरिट से बात करने की कोशिश की थी वो फेल हो गया था। साथ ही जूलिया समझ जाती है कि गौरव सच बोल रहा है, क्योंकि उसके हाथ में वो ब्रेसलेट भी था, और दूसरा, किसी ने अब तक गौरव को उस लड़की का नाम नहीं बताया था, बल्कि गौरव ने खुद उस फ्रीजर के अंदर मॉरीन का नाम लिया था। इसके बाद जूलिया और उसका असिस्टेंट बताते हैं कि गौरव, तुम्हारे पास एक स्पेशल एबिलिटी है, तुम दूसरे लोगों की अपेक्षा आत्माओं से इजीली कनेक्ट कर सकते हो, और ये एबिलिटी बहुत ही कम लोगों में देखी गई है।
वो कहते हैं कि यही वजह थी कि तुम्हारे दोस्त की दादी की इंफॉर्मेशन तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो गई, वो भी बिना पोजीशन के। खैर, दूसरी तरफ प्लेन की रिपोर्ट आ जाती है जिसमें उन पुराने पार्ट्स को बदल दिया जाता है, लेकिन वो कमेटी गौरव की उस पायलट वाली बात पर बिलीव नहीं करती और उससे कहती है कि ये तुम्हारा भ्रम था और इसे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन गौरव कहता है कि नहीं सर, वो भ्रम नहीं था, वो सच था और मैं खुद इसको टेस्ट कर चुका हूँ। लेकिन वो कमेटी उसे एक बार और चेतावनी देती है कि अगर आप ये कहोगे तो हमें आपको यहाँ से निकालना होगा, पर अगर आप इसको भ्रम कहोगे तो आपका करियर बच जाएगा। पर गौरव कहता है कि सर, मैं झूठ नहीं बोल सकता, वो सच था। तो ये सुनते ही वो कमेटी गौरव को फेल कर देती है और इस तरह से गौरव का पायलट का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। उधर उसके पिता को यकीन नहीं होता कि उनके इतने टैलेंटेड बेटे को टेस्ट में फेल कर दिया गया है। पर गौरव उनसे कहता है कि छोड़ो पापा, मुझे वैसे भी अब पायलट नहीं बनना। तो पिता पूछते हैं फिर क्या बनना है, जिस पर गौरव कहता है कि डैड, मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहता हूँ। अब ये चीज माता पिता में से कोई भी समझ नहीं पाता, इसलिए पापा कहते हैं कि ठीक है तुम करो, होगी कोई इंजीनियरिंग टाइप की चीज। लेकिन गौरव समझाता है कि पापा, ये एक तरीके से भूतों के बारे में पता करना, उन्हें पकड़ना और उनसे बातें करने का प्रोफेशन है। ये सुनकर उसके पिता कहते हैं कि बेटा, तू अभी से तांत्रिक और अघोरी बनेगा? अरे पहले अपनी जिंदगी तो जी ले, क्यों इस अंधविश्वास में पड़ गया है? लेकिन गौरव उन्हें समझाता है कि नहीं पापा, ये अंधविश्वास नहीं है बल्कि साइंस है। फिर वो अपनी बुक्स दिखाते हुए कहता है कि पापा, इंग्लैंड में मैंने पैरानॉर्मल सोसाइटी ज्वाइन की थी। वो लोग असल में आत्माओं से साइंटिफिक तरीके से कनेक्ट करते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई नहीं करता, इसलिए ऐसा करने वाला मैं यहाँ पर पहला आदमी रहूंगा। लेकिन उसके पिता साफ मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, कल से तू मेरी फैक्ट्री में काम करेगा, टाइम से आ जाना। अब गौरव अपने पिता की बात को टाल नहीं सकता था, इसलिए वो अगले दिन ही फैक्ट्री ज्वाइन कर लेता है जहां वो नट बोल्ट्स बनाना सीखता है। लेकिन इसके बावजूद उसके दिमाग में वही चीज चल रही होती है कि कैसे इंडिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के काम को शुरू किया जाए। फिर इस बीच एक दिन गौरव न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि मुंबई के हॉकिंस छात्र हॉस्टल में भूत ने किया एक स्टूडेंट पर हमला। अब ये पढ़ते ही गौरव खुद को रोक नहीं पाता और सीधे हॉस्टल पहुंच जाता है। फिर वहां वो वार्डन से बात करता है और स्टूडेंट का रूम देखने चला जाता है। हालांकि वार्डन को समझ में नहीं आता कि ये आदमी कौन है, इसलिए पूछता है कि भाई तुम कौन हो, तांत्रिक तो नहीं लगते, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो गौरव उनसे कहता है कि नहीं सर, नॉलेज कैंसल्स फियर, यानी जहां ज्ञान है वहां डर नहीं होता। ऐसा कहकर वो अकेले रूम की तरफ चले जाता है। वहां वो देखता है कि हॉस्टल की तरफ से किसी तांत्रिक को बुलाकर उस रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर भी वो उस रूम को खोलता है और उसके अंदर चला जाता है उस आत्मा से बात करने। फिर अंदर जाकर उसे ईएमएफ मीटर पर हेवी रीडिंग मिलती है जो कि उस रूम के बाथरूम से आ रही थी। इसीलिए वो उसके अंदर जाता है तो अचानक उसे कुछ होता है और वो वहां के एक साबुन के टुकड़े के शीशे पर कुछ ड्रॉ करने लगता है। पर तभी एक कांस्टेबल आकर उसे वहां से बाहर निकाल देता है। वो पूछता है कि कौन हो तुम? पता नहीं कि पुलिस ने यहाँ आने से मना किया है, कोई तांत्रिक हो या न्यूज वाले? तो गौरव कहता है कि नहीं सर, मैं इन दोनों में से कोई नहीं हूँ, जिस पर कांस्टेबल भड़क जाता है और उसे वहां से भगा देता है। फिर जब ये बात उसके दोस्तों को पता चलती है तो पैगी और निहारिका उससे कहते हैं कि जब ऐसे भेष में जाओगे तो कोई तुमको सीरियसली नहीं लेगा और ऐसे ही डंडे पड़ेंगे। अब तक गौरव समझ चुका था कि इंडिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जैसा कुछ नहीं है, इसलिए लोग ना तो उसके काम को जान पाएंगे और ना ही उसे पहचान पाएंगे। तो इसके चलते वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाने की शुरुआत करता है, जिसके लिए वो अपना ऑफिस खोलता है, विजिटिंग कार्ड बनवाता है। लेकिन ये काम अकेले करना काफी नहीं था, इसलिए अब उन्हें एक टीम की जरूरत थी। तो इसी दौरान मेघा नाम की लड़की उसे ज्वाइन करती है, जिससे बात करके गौरव को पता चलता है कि वो भी सुपरनैचुरल चीजों का एक्सपीरियंस रखती है और उनमें इंटरेस्टेड है। इसलिए गौरव उसे तुरंत अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर राज नाम का लड़का उससे मिलने आता है, जो उसके लिए कैमरामैन के तौर पर काम करना चाहता था। अब मेघा कहती है कि इसका काम अच्छा है, इसे रख लेते हैं। लेकिन गौरव कहता है कि ठीक है, लेकिन भाई तुझे ईएमएफ का फुल फॉर्म तक नहीं पता, ना ही कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है, फिर टीम में क्यों रखें? तो राज कहता है हाँ, लेकिन मेरे पास एक पैरानॉर्मल केस है, वो भी मेरे कजिन विक्रम का, जो 2 साल से अपनी पत्नी दिशा के साथ रॉयल पाम बंगलो में रह रहा है। पहले तो सब ठीक था, लेकिन हाल ही में पता नहीं उसके साथ फ्लैट में कुछ अजीब सी चीजें पेश आ रही हैं। तो गौरव ये सुनकर अब विक्रम के घर जाने का डिसाइड करता है। अब इस बीच सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है।
जहां हम राज के उसी कजिन विक्रम का फ्लैट देखते हैं जो अपने काम से बाहर गया था और उसकी बीवी दिशा किचन में खाना बना रही थी। तभी दिशा को किसी का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। दिशा भी उससे कैजुअली बात करती है जैसे वो उसका कोई दोस्त या रिलेटिव हो, लेकिन इतने में उसे अपने कुत्ते ब्रूनो की आवाज आती है जो इस वक्त ऊपर था। फिर वो देखने जाती है तो उसे ब्रूनो का टॉय टूटा हुआ मिलता है, जबकि ब्रूनो उसे कहीं नहीं दिखता। पर तभी वो ब्रूनो को किसी जगह पर छुपा हुआ देखती है और जैसे ही वो नीचे झुककर देखती है तो उसे ब्रूनो के पीछे किसी का जला हुआ चेहरा दिखाई देता है, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां गौरव और उसकी टीम विक्रम के फ्लैट पर आते हैं, जहां विक्रम कहता है कि मैं अपने कुत्ते ब्रूनो को ऑलरेडी डॉक्टर्स को दिखा चुका हूं और सभी का कहना है कि ये उसका बिहेवियरल इशू है और वो अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर टीम ब्रूनो को देखती है जो लगातार खिड़की के सामने बैठकर बाहर देख रहा होता है। इतने में दिशा बताती है कि ये ऐसे ही बैठा रहता है, पता नहीं क्या देखता है। तभी गौरव कुछ अजीब सी चीजें नोटिस करता है। एक तो खिड़की के पास टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था और कैमरे की बैटरी भी जल्दी ड्रेन हो रही थी। फिर गौरव कहता है कि इस रूम में खिड़की के पास एक आत्मा है। तो विक्रम पूछता है आपको इतना यकीन कैसे है, जिस पर गौरव का कहना था कि इसके कुछ रीजनेबल रीजंस हैं। पहले तो ये कि रूम के अलग अलग एरिया में अलग अलग टेम्परेचर है। दूसरा, खिड़की के पास बैटरी इतनी जल्दी ड्रेन हो रही है। तीसरा ये कि मैं खुद भी यहाँ किसी एनर्जी को महसूस कर रहा हूँ। और चौथा, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है ब्रूनो, क्योंकि जानवर भी भूतों को देख और फील कर सकते हैं और वो उस आत्मा को इस खिड़की के पास फील कर रहा है जैसे मैं कर पा रहा हूँ। इतने में दिशा बताती है कि मैंने भी कुछ देखा है। एक रात जब मैं हॉरर मूवी देख रही थी तो अचानक मुझे नींद आने लगी, जिसके बाद मैं सो गई। फिर बाद में लगा कि कोई मेरी चादर को खींच रहा है, तो मैंने सोचा कि ब्रूनो होगा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो ब्रूनो खिड़की पर बैठा था। और फिर जैसे ही मैं पलटी तो सामने मुझे एक जला हुआ आदमी दिखा जो अगले ही पल गायब हो गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं बाद में सोचने लगी कि ये मेरा भ्रम होगा, क्योंकि उस रात को मैं हॉरर मूवी देख रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि उस रात से ब्रूनो आज तक इस खिड़की से हिला तक नहीं है, बस यहीं इसी कमरे में रहता है। तो ये सुनकर गौरव कहता है शायद ब्रूनो ने आत्मा को खिड़की से आते जाते देखा होगा और इसीलिए ये निगरानी के लिए बैठा रहता है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद गौरव और उनकी टीम उस घर की हिस्ट्री पता करते हैं और इसके लिए विक्रम, गौरव और मेघा उस घर के ओनर से मिलने जाते हैं। और यहाँ सामने आता है एक शॉकिंग ट्रूथ, क्योंकि घर के मालिक ने घर बेचने से पहले ये बात विक्रम और दिशा से छुपाई थी। वो बताता है कि पहले वहां आविक नाम का लड़का रहता था जो कोलकाता से था और पुलिस के हिसाब से उसने खुद को जलाकर खत्म कर लिया था और उसकी लाश उसी रूम में मिली थी जो अब विक्रम और दिशा का बेडरूम है। ये सुनकर गौरव समझ जाता है कि ये उसी की आत्मा है, इसलिए अब वो ओनर को अपने साथ वापस घर के उसी बेडरूम में लेकर जाता है और आविक से बात करने की कोशिश करता है कि आविक, मेरा नाम गौरव है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, इसलिए अगर कुछ कहना चाहते हो तो कहो। लेकिन इस पर उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। फिर गौरव विक्रम से कहता है कि आप अभी ब्रूनो को बाहर ले जाइए, क्योंकि मैं इस खिड़की को खोलने वाला हूँ। इस तरह जब विक्रम ब्रूनो को बाहर ले जाता है और गौरव खिड़की खोलता है तो इतने में उन्हें एक धक्का सा लगता है और यहीं पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है, जहां आज का दिन था 19 अगस्त 2007। अब सेकेंड एपिसोड की शुरुआत प्रेजेंट टाइम यानी मार्च 2025 में मुंबई से होती है, जहां हम आयरिन नाम की एक लेडी को देखते हैं जो असल में गौरव तिवारी के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसलिए अब वो उसकी आईपीएस टीम से मिलती है और कहती है आप लोगों से बेहतर तो गौरव को कोई नहीं जानता था, तो आपको क्या लगता है गौरव की मौत कैसे हुई? इस पर मेघा कहती है कि इसके लिए आपको गौरव की पूरी कहानी जाननी पड़ेगी। इस तरह वो गौरव की कहानी सुनाती है, जिसके बाद हम ठीक उसी दिन में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी 19 अगस्त 2007, जहां गौरव विक्रम के घर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और ब्रूनो के बाहर जाते ही जब उसने खिड़की खोली थी तो उसे एक धक्का सा लगा था। तो अब कहानी वहीं से कंटिन्यू होती है, जहां हम देखते हैं कि गौरव आगे की तरफ गिरता जरूर है, लेकिन आखिरी मौके पर वो लटक जाता है, जिसके बाद टीम उसे खींचकर ऊपर कर लेती है। फिर गौरव बताता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का दिया, लेकिन गिरने से भी बचाया। इसका मतलब उसका इंटेंशन हार्म करना नहीं बल्कि वार्न करना था। लेकिन अभी तक गौरव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आविक की आत्मा चाहती क्या है, क्योंकि विक्रम और दिशा तो 2 सालों से रह रहे थे, तब तक कुछ नहीं हुआ। फिर अब फिलहाल में ऐसा क्या हुआ जिससे वो नाराज है?
इस बीच घर का मालिक कहता है कि ये तुम लोगों ने क्या लगा रखा है, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन तभी गौरव अपना हाथ दिखाता है जहां प्रॉपर हथेली का निशान होता है, जिस वक्त आविक ने उसे गिरने से बचाया था। खैर, अब सभी चले जाते हैं और हम देखते हैं कि गौरव की माँ उससे फोन पर कहती हैं कि बेटा अब ये सब काम छोड़ दो, क्योंकि कुछ आत्माएं अच्छी होती हैं तो कुछ बहुत ही बुरी, इसलिए मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर गौरव कहता है कि जहां ज्ञान है वहां भय नहीं माँ। खैर, अब 2 दिन में गौरव की टीम को पता चलता है कि ब्रूनो की हालत बहुत खराब हो गई है, इसलिए अब वो उसे आकर देखते हैं कि उसकी हालत मरने जैसी है। अब दिशा रोती है कि प्लीज कुछ करिए। ये देखकर गौरव समझ जाता है कि शायद ब्रूनो विक्रम और दिशा को नहीं बल्कि सिर्फ दिशा को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि ब्रूनो की वजह से दिशा बहुत परेशान थी, इसलिए आविक ब्रूनो की जान लेने पर तुला था। इसलिए गौरव आविक से कहता है कि इसे छोड़ दो आविक, ये बेचारा तो जानवर है, तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ। पर इस बार भी उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। पर तभी अचानक दिशा की फोन पर उसकी फ्रेंड निधि का कॉल आता है। ये असल में उसी निधि का फोन था जिससे शुरू में दिशा किचन में बात कर रही थी। अब इससे पहले कि विक्रम फोन पिक कर पाता, वो फोन काफी गर्म हो जाता है और उसके हाथ से छूट जाता है। इतने में गौरव उस फोन को कैच करता है और रुमाल से कवर करके कॉल को पिक कर लेता है, ये कहने के लिए कि अभी दिशा बिजी है, बाद में बात करना। पर उधर से उसे कुछ ऐसा सुनाई देता है जो उसके कान खड़े कर देता है। इसके बाद गौरव आविक के खुद को जलाने की वजह पता करता है, तो पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही थी, वो भी आविक के ही बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर। इसी के चलते आविक ने खुद को मारा था। अब गौरव के कहने पर ब्रूनो को आविक ने छोड़ दिया था और इतने में विक्रम उसे डॉक्टर के पास लेकर निकल जाता है। फिर उसके जाने के बाद अब दिशा किचन में आती है और निधि से बात करने लगती है, तो इतने में उसकी गैस अपने आप ऑन हो जाती है और आविक की स्पिरिट उसके कान में आकर कुछ कहती है, जिससे डरकर दिशा गौरव को वहां बुलाती है। अब तक गौरव की समझ में सब कुछ आ चुका था, इसलिए वो पहले दिशा को आविक के बारे में बताता है कि उसने अपनी जान क्यों ली थी। और फिर वो एकदम से दिशा से पूछता है कि आखिर ये निधि कौन है, आपकी फ्रेंड या फिर कोई और तब ये राज सामने आता है कि दिशा का भी अपने पति विक्रम के बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर था, और जब से अफेयर शुरू हुआ था तभी से आविक की आत्मा ट्रिगर हो गई थी, क्योंकि वो वापस से वही होते देख रहा था जिसके लिए उसने खुद की जान ली थी। अब ये पता चलते ही दिशा एकदम से चिल्लाकर कहती है कि मैं अभी इसी वक्त उस आदमी से अपना रिलेशन खत्म करती हूँ। आविक, वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों, गौरव ने यह अंदाजा ऐसे नहीं लगाया था, बल्कि उसने जब उस गर्म फोन को उठाकर पिक किया था तो उसे उधर से एक आदमी की आवाज आई थी। अब गौरव ने दिमाग लगाया कि नंबर निधि के नाम से सेव है, जबकि बात कोई आदमी कर रहा है। ऊपर से उसने नोटिस किया था कि निधि का फोन कई बार दिशा के फोन पर आया था, जिससे गौरव को शक था कि जरूर दाल में कुछ काला है। फिर आखिर में आविक की आत्मा शांत हो जाती है और एकदम से ब्रूनो हेल्दी हो जाता है, क्योंकि कैमरे की बैटरी फुल थी और टेम्परेचर भी नॉर्मल हो चुका था। इसके बाद आईपीएस की टीम सुनिश्चित करती है कि आविक अब किसी को परेशान नहीं करेगा, और इसी तरह से ये केस सॉल्व हो जाता है। अब प्रेजेंट में ये कहानी आयरिन, मेघा और पूरी आईपीएस टीम से सुन रही होती है। तभी आयरिन कहती है कि मुझे और भी डिटेल्स चाहिए, पर मेघा कहती है कि मैं एक केस के लिए जा रही हूँ, इसलिए तुम गौरव की एक पुरानी फ्रेंड निहारिका से जाकर बात कर लो। और वैसे भी निहारिका एक साइकाइट्रिस्ट है जो गौरव को भी स्ट्रेस वगैरह की दवाइयां दिया करती थी। इस तरह जब आयरिन निहारिका से मिलने जाती है और वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे जो बताना था वो मैं पुलिस को बता चुकी हूँ। अब इस बीच कहानी एकदम से फ्लैशबैक में जाती है, यानी गौरव की मौत के महज 1 महीने पहले, जहां गौरव निहारिका को बताता है कि मैंने आज तक कई हॉन्टिंग्स सॉल्व की हैं, कई आत्माओं से बात की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनमें से कोई एक आत्मा मेरे पीछे लगी हुई है। निहारिका ये भी नोटिस करती है कि गौरव उस वक्त काफी परेशान और डरा हुआ था, इसीलिए वो उसे सजेस्ट करती है कि तुम कुछ महीनों के लिए अपना काम बंद कर दो और रिलैक्स करो। लेकिन गौरव ना तो निहारिका की बात को अमल में लाता है और ना ही दवाइयां लेता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो आत्मा सच में उसके पीछे थी, ये उसका भ्रम नहीं था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गौरव की डेथ वाले दिन, यानी 7 जुलाई 2016 को। असल में उस दिन गौरव मुंबई के लिए निकलने वाला था और इतने में उसकी माँ उसको ब्रेकफास्ट के लिए बोलने आती है। अब उसे देखकर गौरव की माँ एकदम से सहम जाती हैं, जैसे वो किसी चीज में पहले से खोए हुए हों।
यहाँ उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो कई दिनों से ठीक से सोया नहीं है, क्योंकि उसका चेहरा कुछ ऐसा ही बता रहा था, जिस पर कई दिन की थकान और स्ट्रेस के साथ साथ एक अजीब किस्म का डर था। अब ब्रेकफास्ट से पहले वो नहाने के लिए जाता है, लेकिन काफी देर बाद उसकी माँ नोटिस करती है कि बाथरूम से पानी बाहर आ रहा है। ये देखकर वो गौरव को आवाज देती है, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो उसके पिता दरवाजा तोड़ देते हैं और फिर जो उनके सामने होता है उससे ना सिर्फ शहर और देश बल्कि दुनिया के लोग भी हिल जाते हैं, खासकर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेने वाले लोग। गौरव अपने बाथरूम में मरे हुए पड़े थे और देखते ही देखते ये न्यूज चैनलों पर आग की तरह फैल गई थी कि मशहूर इंडियन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी की अजीबोगरीब हालत में मौत। अब दोस्तों, मुझे खुद ये दिन आज भी याद है, क्योंकि मैं उस वक्त ट्रैवल कर रहा था जहां मैंने एकदम से इंटरनेट पर इस खबर को देखा और ये मेरे लिए भी काफी शॉकिंग था। अब आयरिन भी प्रेजेंट यानी कि 2025 में वो न्यूज क्लिप देख रही होती है और वो ये अंदाजा लगा लेती है कि गौरव की मौत कोई आम मौत नहीं थी और उसके इसी रिएक्शन के साथ एपिसोड नंबर 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आयरिन गौरव के केस के बारे में बात करने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, उसी ऑफिसर से मिलने जो उस वक्त गौरव के केस को देख रहा था। आयरिन पूछती है कि सर, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, गौरव के साथ क्या हुआ था? तो वो ऑफिसर उससे कहता है कि वही हुआ है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है, खुद का गला घोटने से उसकी मौत। लेकिन ये बात आयरिन को हजम नहीं हो रही थी कि बाथरूम की हाइट इतनी थी ही नहीं कि वहां लटका जा सके और गौरव खुद का गला नहीं दबा सकता, और दबाएगा भी तो बेहोश होगा, मरेगा नहीं। तो फिर ये सब कैसे पॉसिबल है? लेकिन अब उसे समझ में आ जाता है कि पुलिसिया हेल्प कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाली, तो वो वापस से घर जाकर गौरव की कुछ पुरानी वीडियोस देखना शुरू करती है। पर तभी अचानक उसके घर की डोरबेल बजती है और जब वो जाकर होल से देखती है तो सामने वाले से कहती है कि जाओ यहाँ से, मेरा पीछा मत करो। अब उसके ऐसा कहते ही माहौल एकदम से शांत हो जाता है और फिर जैसे ही वो दरवाजा ओपन करके देखती है तो सामने कोई भी नहीं था, यानी जिसको उसने जाने को बोला था वो जा चुका था। अब अगले दिन आयरिन वापस आईपीएस टीम से मिलती है। अभी तक वो उस टीम में मेघा और राज की कहानी जान चुकी थी, लेकिन टीम में अभी एक और बंदा था, सिद्धार्थ। लेकिन जब वो सिद्धार्थ के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसे अचानक एक लड़की मिलने आती है जिसका नाम था शर्मिला। अब यहाँ हमें पता चलता है कि शर्मिला वही लड़की थी जो कल रात उसके घर के बाहर आई थी और आयरिन के चिल्लाने पर वो वापस चली गई थी। असल में शर्मिला का भाई मनीष और आयरिन एक वक्त पर रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में मनीष ने खुद को खत्म कर लिया था। लेकिन अब वो सपनों में आकर बार बार शर्मिला को डरा रहा होता है, जिसके बारे में आयरिन से वो बात करने के लिए आई थी। लेकिन आयरिन इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करती थी, इसलिए वो शर्मिला को अगले दिन कैफे में मिलने के लिए कहती है। इसके बाद सिद्धार्थ के पास जाकर उससे पूछती है कि तुम आईपीएस में कैसे आए, जिसके बाद सिद्धार्थ उसे अपनी कहानी सुनाता है कि असल में मैं पहले खुद एक विक्टिम के तौर पर गौरव के पास आया था, वो भी अपना केस लेकर। मैंने गौरव को बताया कि कुछ दिन पहले हम 3 दोस्त, मैं, विवेक और नीरज, एक वीकेंड ट्रिप पर मांझी खंडाला जा रहे थे। लेकिन तभी रास्ते में मैंने अचानक एक बच्चे को देखा जो एकदम से गाड़ी के सामने आ गया था। अब इससे पहले कि मैं गाड़ी के ब्रेक लगवाता वो गाड़ी उससे टकरा गई, लेकिन वो बच्चा उससे नहीं टकराया, बल्कि वो गाड़ी उसके आर पार निकल गई। ये देखकर मैं चौंक गया कि ये क्या था, और फिर जैसे ही मैंने वापस पलटकर देखा तो वो बच्चा वहीं खड़ा था जहां से गाड़ी उसको क्रॉस करके निकली थी। अब इसके बाद मैं कुछ और समझ या कह पाता, इतने में वो बच्चा सीधा गाड़ी की खिड़की पर आ गया, जो कि एक भूत की तरह दिख रहा था। अब डर के मारे मेरी चीख निकल गई, जिससे मेरे दोस्त भी पूछने लगे कि क्या हुआ, पर अगले ही पल वो बच्चा गायब हो गया। मुझे लगा कि वो सब मेरा वहम होगा। लेकिन फिर हम राज माझी रिजॉर्ट पहुंचे और खाना खाकर सो गए, और फिर रात के करीब 2 बजे के आसपास मुझे दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी, वो भी बहुत तेज। मैं उस बच्चे के बारे में भूल गया था, इसलिए एकदम से जाकर दरवाजा खोल दिया, पर सामने मेरी नजर उसी लड़के पर पड़ी जो मुझे करीब 50 फीट दूर से घूर रहा था। फिर अगले ही पल वो अचानक से मेरे सामने आ गया और एकदम करीब। ये देखकर मेरी वापस से चीख निकल गई और वो दोनों दोस्त एकदम से जाग गए। मैंने बताया कि वो बच्चा मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे अभी यहाँ भी दिखा। लेकिन नीरज और विवेक उठकर बोले कि यार तूने आज परेशान कर दिया है, सुबह से कह रहा है बच्चा दिख रहा है, कहाँ है बच्चा, कौन सा बच्चा यार। पर तभी अचानक वहां एक अलमारी के अंदर से बार बार किसी के ठोकने की आवाज आने लगी
और इस बार ये आवाज नीरज और विवेक भी सुन रहे थे। ये देखकर अब वो दोनों भी डर जाते हैं, क्योंकि उनके कमरे में अभी तक ना कोई आया था और ना कोई निकल कर गया था। फिर विवेक जाकर उसे चेक करने गया तो सब कुछ नॉर्मल था। ये देखकर उसने कहा कि कोई नहीं यार, तुम लोग बेवजह डर रहे हो। पर उसके ऐसा कहते ही अगले ही पल उसे भी वही बच्चा वहां बैठा हुआ दिखता है, जिसके बाद वो तीनों अपना सामान समेटकर फौरन वहां से निकल जाते हैं। फिर गाड़ी में बैठते ही वो सोचते हैं कि आखिरकार उस भूत से पीछे छुड़ा लिया, लेकिन रास्ते में वो बार बार उन्हें दिखता रहता है। प्रेजेंट में सिद्धार्थ कहता है कि इवन जब हम गौरव के पास आए थे तब भी वो रास्ते में गाड़ी में दिखा था। फिर सीन उसी वक्त में जाता है जहां गौरव अपनी टीम के साथ सबसे पहले गाड़ी चेक करता है, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं मिलता। अब सिद्धार्थ कहता है शायद वो अभी चला गया है, लेकिन वापस आएगा, पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ा है। तो मेघा कहती है कि पंचगनी में एक दो ऐसे केसेस थे जिनमें आत्माएं पीछे पड़ जाती हैं और वहां के लोग उन्हें धूमचल्य बुलाते हैं। अब सिद्धार्थ पूछता है इसका मतलब क्या होता है, तो गौरव कहता है कि धूमचल्य यानी जिनका खुद का कोई ठिकाना नहीं होता। वो समझाता है कि एक तो वो आत्माएं होती हैं जो किसी प्लेस को अपना घर बना लेती हैं, लेकिन धूमचल्य भटकती आत्माएं होती हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता और कभी कभी ये पीछे पड़ जाती हैं। फिर सिद्धार्थ और उसके दोस्त कहते हैं कि अब इनसे पीछा कैसे छुड़ाएं, तो गौरव कहता है देखो तुम जितना रिएक्ट करोगे उतना ही ये तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, इसलिए बस इग्नोर करो, फिर ये खुद चले जाएंगे। और वैसे भी इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादातर हार्मलेस होते हैं। अब हालांकि पहली बार गौरव का ये सोचना गलत होने वाला था, क्योंकि आगे हम देखते हैं कि जब नीरज अपने घर पर पढ़ाई कर रहा होता है तो अचानक वो बच्चा उसे फिर से हॉन्ट करने लगता है और इस बार वो उसका गला तक पकड़ लेता है, जिसके बाद वो तीनों वापस गौरव के पास पहुंच जाते हैं। पर आगे क्या हुआ वो हमें दिखाया नहीं जाता। इसके बाद कहानी गौरव की डेथ के महज 7 दिन पहले जाती है, जब गौरव निहारिका के पास आया था। असल में निहारिका गौरव को कॉलेज टाइम से पर्सनली जानती थी और वो दोनों साथ पढ़े थे। फिर गौरव निहारिका को बालकनी के पास बुलाता है और कहता है क्या नीचे वो तुम्हें दिख रहा है, तो निहारिका कहती है नहीं मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो गौरव कहता है लेकिन मुझे दिख रहा है। और हम यहाँ पर नोटिस कर पाते हैं कि असल में गौरव को वही बच्चा दिखाई दे रहा था जो पास्ट में सिद्धार्थ, विवेक और नीरज के पीछे पड़ा था। अब गौरव निहारिका से कहता है कि वो मेरे लिए ही आया है और इसी के साथ ये तीसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब 4th एपिसोड की शुरुआत उसी बच्चे वाले केस को कंटिन्यू करते हुए होती है जहां नीरज पर अटैक हुआ था। अब ये बात नवंबर 2007 की थी, जब नीरज गुस्से में चिल्ला रहा था कि क्या कहा था तुम लोगों ने, वो हार्म नहीं करेगा, अरे कल मैं मरते मरते बचा हूं। तो गौरव कहता है इसका मतलब ये केस नॉर्मल नहीं है, अब हमें वहीं जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था, यानी राजमाझी। हालांकि वो तीनों कहते हैं कि अभी हमें एक ट्रिप पर जाना है, लेकिन गौरव कहता है कि फौरन अपनी ट्रिप कैंसिल कर दो और चलो मेरे साथ, नहीं तो ये तुम्हारे पीछे उस ट्रिप पर भी चला जाएगा, फिर क्या कर लोगे। इस तरह अब ये सभी लोग राजमाझी निकल जाते हैं। अब इस वक्त विवेक ड्राइव कर रहा होता है और गौरव उसके बगल में बैठा था, जबकि बाकी सब पीछे थे। पर तभी अचानक विवेक को वो बच्चा बोनट के ऊपर दिखाई देता है, जिससे पैनिक होकर वो तुरंत ब्रेक मार देता है। इस बार भी वो बच्चा सिर्फ सिद्धार्थ, नीरज और विवेक को दिखा था, बाकी किसी को नहीं। इसलिए गौरव विवेक से कहता है कि अब मैं ड्राइव करता हूँ, वरना हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। अब कुछ दूर आगे जाकर ये लोग एक चाय की टपरी पर रुकते हैं। फिर गौरव उस चाय वाले से उस बच्चे के बारे में पूछता है, जबकि विवेक, सिद्धार्थ और नीरज उसका हुलिया बताने लगते हैं कि वो 8 से 9 साल का बच्चा है, उसका सर मुंडा हुआ है और उसने ब्राउन बनियान और शॉर्ट्स पहने हैं। ये सुनकर चाय वाले के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि साहब वो तो बछुआ है, यहाँ सब उसको जानते हैं और उसे देखना अपशगुन माना जाता है। वो बताता है कि कई साल पहले जब बछुआ रोड किनारे खेल रहा था तो लट्टू घुमाते हुए अचानक वो रोड के बीच में आ गया और एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो मारा गया, और तब से उसकी आत्मा इसी रोड पर भटक रही है। इसीलिए इस रास्ते से जो भी गुजरता है वो आगे जो एक हनुमान जी का मंदिर है ना, वहाँ माथा टेक कर जाता है, नहीं तो बछुआ पीछे पड़ जाता है। इतने में गौरव कहता है ठीक है, फिर सीधा हनुमान मंदिर चलते हैं। लेकिन तभी बीच रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है, जिसके बाद गौरव कहता है ये बछुआ नहीं किया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम मंदिर जाएं। इसके बाद गौरव वहीं पर रहकर बछुआ से बात करने की कोशिश करता है अपनी एक डिवाइस के जरिए, जिसमें बछुआ सिंगल या डबल बीप देकर हाँ या ना में जवाब दे सकता था। फिर गौरव पूछता है कि बछुआ तुम सिर्फ इन तीनों को ही क्यों दिख रहे हो,
क्या इसके पीछे कोई वजह है? तो बछुआ कहता है हाँ। फिर मेघा पूछती है, क्या तुम्हें इनसे कोई मदद चाहिए? तो बछुआ कहता है नहीं। अब ये सुनकर तीनों डर जाते हैं कि अगर मदद नहीं चाहिए तो फिर ये हमसे क्या चाहता है, आखिर क्यों हमारे पीछे पड़ा है। फिर गौरव उनको शांत करते हुए उससे पूछता है, बछुआ क्या तुम्हें इनसे कुछ चाहिए? तो वो कहता है नहीं। फिर मेघा वापस बोलती है, तो फिर डराना बंद करो इन्हें। अब इस पर बछुआ गुस्सा हो जाता है और गाड़ी अपने आप ऑन हो जाती है। जिसके बाद गौरव कहता है, बछुआ शांत हो जाओ, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। लेकिन आगे उसे कुछ भी नहीं कहना था और वो एक ही पल में वो डिवाइस भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वो तीनों सामने देखकर चिल्लाते हैं, वो रहा बछुआ। लेकिन गौरव और उसकी टीम को वो दिखाई नहीं दे रहा था। तभी गौरव उसे थर्मल विजन कैमरा में देखता है। जिसके बाद वो ठीक वहीं जाते हैं जहां बछुआ खड़ा था। अब वो तीनों पूछते हैं, गौरव क्या आप उसे देख सकते हैं? तो गौरव कहता है नहीं, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। तभी अचानक बछुआ गौरव के कंधे पर हाथ रखता है और कुछ अजीब सा फुसफुसाता है। जिसके बाद वो एकदम से गायब हो जाता है। अब वो तीनों गौरव को बताते हैं कि अब वो चला गया। इसके बाद फाइनली सब मंदिर पहुंचते हैं और बजरंग बली का आशीर्वाद लेते हैं और यहीं पर बछुआ की कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद सिद्धार्थ प्रेजेंट में आयरिन को बताता है कि उस दिन के बाद फिर कभी मुझे या मेरे दोस्तों को बछुआ दिखाई नहीं दिया। अब आयरिन पूछती है कि आखिर बछुआ चाहता क्या था और गौरव से उसने क्या कहा था। तो इस पर सिद्धार्थ कहता है कि ये हमें कुछ दिन बाद समझ में आया, जब मैं फिर से गौरव से मिलने आया और मैंने उन्हें बहुत ही शॉकिंग बात बताई कि पहले हम जिस बस से अपनी दूसरी ट्रिप पर जाने वाले थे उसका एक्सीडेंट हो गया था और सब मारे गए थे। लेकिन क्योंकि हमने वो ट्रिप कैंसिल कर दी थी क्योंकि हमें राजमाझी जाना था, इसलिए हम लोगों की जान बच गई। और तब जाकर गौरव को समझ में आता है कि लोग बछुआ को मनहूस क्यों मानते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उसको दिखता है जिसकी जान को खतरा होता है। और इसीलिए हम समझ पाते हैं कि गौरव ने निहारिका से बालकनी में क्यों कहा था कि मेरी जान को खतरा है, क्योंकि उनको बछुआ फिर से दिखने लगा था, वो भी कई सालों बाद। अब उस टाइम पर यह बात गौरव ने सिर्फ निहारिका से शेयर की थी, बाकी और किसी को नहीं बताई थी। लेकिन अब गौरव के जाने के बाद टीम को ये पता है और वो आयरिन को भी ये बात बता देते हैं। ये सुनकर अब आयरिन समझ जाती है कि गौरव की मौत के पीछे बछुआ नहीं था, बल्कि वो उसे एहसास दिलाने आया था कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। इस तरह सिद्धार्थ बताता है कि बछुआ वाले केस के बाद मैंने भी उनकी टीम ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद टीम ने आगे कई केसेस सॉल्व किए, जिसमें शामिल था मनोरी हॉन्टिंग केस, जहां हर रात बिजली जाने के साथ साथ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती थी, और दिल्ली का मशहूर कड़कडुम्मा कोर्ट का केस, जहां हर रात 12 बजे अपने आप कंप्यूटर्स ऑन हो जाया करते थे और 5 मिनट बाद अपने आप बंद भी हो जाया करते थे, और अहमदाबाद की हॉन्टिंग बेसमेंट पार्किंग, जो पूरे इंटरनेट पर चर्चा में थी। लेकिन फिर भी एक टाइम ऐसा आया जब आईपीएस को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ा। कोई भी कमाई नहीं हो पा रही थी, बस कुछ गिने चुने केसेस मिल रहे थे और उसमें से भी ज्यादातर फेक निकलते थे। तब सभी ने सोचा कि केसेस नहीं आ रहे तो क्यों ना खुद ही कोई केस उठा लें। अब इसी बीच राज एक आर्टिकल देखता है सेंट पीटर नाम के पुराने कब्रिस्तान के बारे में, जहां आज भी एक ब्रिटिशर की आत्मा अपनी कब्र से बाहर निकलकर चलती है। अब ये केस सभी को इंटरेस्टिंग लगता है, खास तौर पर गौरव को। इसलिए सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस केस को ऑनलाइन भी कवर करेंगे ताकि ऑडियंस को भी ये पता चल सके, जिसके लिए सिद्धार्थ अपना दिमाग लगाता है और वेस्टर्न हेराल्ड न्यूज़पेपर की राइटर आयरिन से मिलता है। यानी पहली बार आयरिन और सिद्धार्थ की मुलाकात इसी वक्त हुई थी। अब सिद्धार्थ आयरिन से कहता है कि आप हमारी इन्वेस्टिगेशन को कवर करो और अपने YouTube चैनल्स पर डालो, जिससे हम दोनों को फायदा होगा। लेकिन उस वक्त आयरिन को इन सब चीजों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो इसके लिए साफ मना कर देती है। लेकिन तभी उसके पास बैठी उसकी कलीग सुहानी इसमें इंटरेस्ट दिखाती है और वो सिद्धार्थ और बाकी टीम के साथ पूरा इन्वेस्टिगेशन कवर करने के लिए मान जाती है। तो इस तरह से ये लोग अपने साथ सुहानी को भी लेकर जाते हैं। फिर सबसे पहले ये लोग यहाँ के केयरटेकर से बात करते हैं कि आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो जरूर आपने कुछ देखा या सुना होगा। तो वो कहता है, हाँ मैंने अजीब अजीब सी आवाजें सुनी है, कुछ साए भी देखे हैं। तो ये लोग कहते हैं, फिर भी आपको डर नहीं लगता? तो वो कहता है, भाई हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते तो इसीलिए वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते। खैर, अब ये लोग कब्रिस्तान में जाते हैं और पूरी रात वहीं स्टे करते हैं। पहली रात कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। दूसरी रात भी कुछ नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं। फिर तीसरी रात भी जब यही होता है तो सब बोर होने लगते हैं।
तो गौरव कहता है, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर स्नो लेपर्ड के इंतजार में महीनों पहाड़ी में रुकता है, तो हम सिर्फ 3 रातों के लिए कब्रिस्तान में क्यों नहीं रुक सकते। पर इस बीच वो मीडिया वाली सुहानी को लगता है कि कुछ नहीं होने वाला और वो वहां पर फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही है। लेकिन तभी अचानक सभी को एक साथ किसी औरत के रोने की आवाज आती है। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जहां एक तरफ सभी डरे हुए थे, वहीं गौरव उस आवाज के पीछे पीछे चल देता है। फिर वो एक जगह जाकर रुक जाता है जहां उसे उस चीज के होने का एहसास हो रहा था। अब वो उससे बात करने की कोशिश करता है कि मैं हूं गौरव और हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं, क्या आप हमें कुछ बताना चाहती हैं? अब इतने में अचानक एक भयानक स्पिरिट उसके एकदम से पास आती है और उसे एकदम से पजेस कर लेती है। फिर देखते ही देखते गौरव की बॉडी बिल्कुल सफेद पड़ जाती है और उसकी आंखें काली हो जाती हैं। लेकिन अगले ही पल कुछ ही सेकंड्स में वो आत्मा गौरव की बॉडी को छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद वो सभी गौरव को संभालते हैं। ये पहली बार था जब गौरव की खुद की हालत खराब हो गई थी और जैसे ही वो थोड़ा संभलता है तो वो किसी को भी वहां पर एक पल नहीं रोकता, बल्कि एकदम से कहता है कि अभी के अभी निकलो यहाँ से। ये देखकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर सभी समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ है। और उसके बाद वो फिर ना तो वहां कभी गए और ना टीम को कभी वहां जाने दिया, जिसके बाद वो केस अधूरा रह गया। अब प्रेजेंट में आयरिन को ये जानकर बहुत ही अजीब लगता है और वो कहती है कि जहां तक मैंने गौरव के बारे में सुना है, गौरव ने कभी भी कोई भी केस को अधूरा नहीं छोड़ा। फिर ये केस क्यों? क्या उन्हें उस रात कोई डर था? तो मेघा कहती है, ऐसा नहीं है, गौरव को किसी बात का डर नहीं था। लेकिन राज कहता है, सॉरी मेघा, लेकिन डर तो था। इनफैक्ट पहली बार मैंने गौरव के चेहरे पर डर देखा था। तभी आयरिन कहती है, लेकिन गौरव का तो कहना था कि ज्ञान है तो भय कैसा? तो मेघा कहती है, हाँ, असल में गौरव उस भूत से नहीं डरा, बल्कि उसे इस बात का डर था कि ये चीज क्या है जो उसकी भी समझ और पहुंच से परे है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी ऐसी चीज का सामना नहीं किया था। फिर आयरिन कहती है, इसका मतलब आपको क्या लगता है कि गौरव को उसी आत्मा ने मारा? तो सिद्धार्थ कहता है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन राज कहता है, आई एम श्योर, लेकिन वो कब्रिस्तान वाली आत्मा थी या कोई और, इसके बारे में श्योर नहीं हूं। पर जब मेघा से पूछा जाता है तो वो कहती है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और फिर वो वहां से उठकर चली जाती है। आगे हमें मेघा के रिएक्शन से पता चलता है कि वो कोई बात छुपा रही थी। असल में उस रात जब गौरव को उस आत्मा ने पोजेस किया था तो उसने कहा था कि वो तुझे नहीं छोड़ेगा, और ये चीज मेघा ने भी सुन ली थी, क्योंकि उस वक्त वही गौरव के इतने पास खड़ी थी। लेकिन क्या बात यहीं तक है या इससे आगे भी कुछ और है? आखिर गौरव को ऐसा क्या पता था जो बाकियों को नहीं पता था? और उस आयरिन से मिलने वाली शर्मिला का क्या, जिसका भाई मनीष मरने के बाद भी उसके सपनों में आ रहा था? तो यही हम देखेंगे अपनी अगली वाली वीडियो में, जिसमें मैं बाकी के 4 एपिसोड्स को कवर करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और हाँ, गौरव के असली केसेस को देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना, जहां तुम्हें सभी वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। और जो लोग नए नए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा इसके अगले पार्ट में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।